नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है बहुत ही विविध है। यहाँ पर हर तरह की भौगोलिक उच्चावच और भौगोलिक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। मैदान, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, हिम से ढके हुए पर्वत या सूखे से ग्रसित एक तरीके से रेगिस्तानी प्रदेश। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में तटीय मैदान भी हैं और रेगिस्तान भी हैं। सागर के किनारे इसका बहुत सारा क्षेत्र फैला हुआ है। और भारत के जो भौगोलिक विभाजन की बात करें तो भारत को हम 4 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग और चौथा जो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। भारत जो है उसमें यदि भूगर्भीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले या सबसे पुरातन जो भाग हैं वो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग, क्योंकि भारत की स्थिति एक समय भूगर्भीय इतिहास में देखें तो वह मेडागास्कर के पास में थी। मेडागास्कर जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर हैं, वहाँ पर मेडागास्कर करके द्वीप हैं, उससे जुड़ा हुआ भारत की स्थिति थी। हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हैं जो कि ये बताता है कि पृथ्वी पर जो पूरी पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वह सब प्लेटों में बटे हुए हैं। महाद्वीप या महासागर जो हैं वो प्लेटों में बटे हुए हैं। 6 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 से ज़्यादा छोटी छोटी प्लेटें हैं, जो नई प्लेटों का भी पता चलता है। अब इन 6 प्रमुख प्लेटें जो हैं वो निरंतर गतिशील है और सभी छोटी छोटी प्लेटें भी गतिशील हैं। ये प्लेटें निरंतर गतिशील होने के कारण अपनी स्थिति उनकी बदलती रहती हैं और अलग अलग जलवायु में इनकी स्थिति बाद में रहती है। तो भूगर्भीय इतिहास से हमें ये भी पता चलता है। तो भारत की स्थिति एक समय मेडागास्कर के पास में थी। धीरे धीरे वह बाद में वहाँ से मेडागास्कर से अलग हुआ और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। फिर वह उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ने लगा तो वह ऐसी जगहों से गुजरा जो कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ही कमज़ोर जगह थी, जहाँ पर निरंतर लावा का उद्गार होता रहता था, जिनको हॉटस्पॉट कहते हैं। उसके कारण इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और लावा का विस्तार हुआ, लावा का फैलाव हुआ। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता चला गया और फिर इसके और यूरेशियन प्लेट के बीच में तैथीस सागर था, जिसमें लगातार छोटा होता चला जा रहा था और उस तैथीस सागर के अंदर का जो मलबा है वह उभर कर सागरी पहाड़ी प्रदेश के रूप में बाद में ये बना। और ये जो तैथीस सागर हैं, ये तैथीस सागर केवल हमारे मतलब भारत के उत्तर में ही नहीं था, उसका विस्तार यदि देखा जाए तो अरब सागर आज जहाँ स्थिति है, वह हिंद महासागर जहाँ स्थिति है, वहाँ से लेकर यह आर्मेनिया की या हम कहें कि भूमध्य सागर हैं, वहाँ तक उसकी फैलाव था। तो हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक इसका पूरा फैलाव माना जाता है। और ये पामीर की गांठ जो भारत के उत्तर में तिब्बत के पास में है, वहाँ पामीर की गांठ से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। वहाँ एक तो ये पामीर की गांठ है और एक है आर्मेनिया की गांठ। पामीर की गांठ से आर्मेनिया की गांठ यूरोप और एशिया का जहाँ पर सीमा है जॉर्जिया के पास में, वहाँ पे आर्मेनिया देश है, वहाँ पर आर्मेनिया की गांठ है। वहाँ से भी अलग अलग
दिशाओं में पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। और हिमालय से लेकर या पामीर की गांठ से लेकर अर्मेनिया की गांठ के बीच में आपको बहुत सारी पर्वत समूह मिलेंगे, पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी। और ये पर्वत श्रेणियाँ, ये पर्वत समूह ज़्यादातर सभी तैतीस के साथ में से उभर कर बने हैं। और भारत की जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, वह उसका उद्गम भी तैतीस सागर में से हुआ है। अब उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हम महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। ये जो और उसके महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, या जिसमें काराकोरम पहाड़ियाँ या काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख की पहाड़ियाँ और जंस्कार की पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि भारत के जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश हैं वह एक साथ नहीं हुआ था। उसका उद्गम जो है, उभार जो है, या उसके बनने की जो प्रक्रिया थी वह भूगर्भीय इतिहास में धीरे धीरे हुई। पहले महान हिमालय बना, फिर एकाएक फिर वापस से तेज रूप में पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं हुई और मध्य हिमालय बना, और फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। और ये निरंतर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कहा जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट जो है वो इंडो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती अभी भी धंस रही है। तो इस तरीके से जब प्रायद्वीपीय पठारी भाग या भारत का दक्षिणी भाग जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो तैतीस सागर में से पर्वतीय प्रदेशों का या पर्वतीय भागों का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक खाई नुमा आकृति बन गई, और जो नदियाँ पहले से ही बह रही थी, वो नदियाँ धीरे धीरे सागर उस पहाड़ के बनने के साथ में, हिमालय पर्वत के ऊपर उभरने के साथ साथ में उसका कटाव करना भी शुरू किया। और वह नदियाँ इन पर्वतीय प्रदेशों से बहुत सारी मिट्टी लाकर इन खाई में जमा करने लगी, जिससे महान मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ, मैदानी भाग का निर्माण हुआ। तो ये जो तीन प्रमुख नदियों के तंत्र हैं, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, ये तीनों नदियों के संगम, इन तीनों नदियों के क्रियाओं के द्वारा इस पूरा मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जो कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक विस्तारित हैं। फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है सबसे पुराना भाग है, सबसे लावा का सबसे ज़्यादा विस्तार है यहाँ पर। एक समय यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब लेकिन धीरे धीरे बहुत कम होती हैं, और एक समय यह सबसे ज्वालामुखी के रूप में सक्रिय इलाका था। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्वी और पश्चिमी भाग पर पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश हैं, जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाट के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं एक प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हैं, जो कि अलग अलग पहाड़ियों के द्वारा बनाया गया है, से सम्मिलित होकर बना हुआ है, और ये घाट नुमा आकृति में है, और इसीलिए इसको घाट, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट लगातार महाराष्ट्र से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, और पूर्वी घाट उड़ीसा में महेंद्रगढ़ से लेकर ये दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। लेकिन पूर्वी घाट लगातार नहीं है, उसमें कहीं कहीं बहुत जगह वो टूटा हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट उसके मुकाबले केवल एकदम लगातार कंटिन्यू है, और उसमें केवल 3 प्रमुख घाट हैं। उन घाटों पर पाल घाट, थाल घाट, इन घाटों पर ही केवल परिवहन के रूप में मार्ग स्थापित हुआ है।
वरना पश्चिमी घाट पूर्णतया लगातार विस्तारित हैं। और इस तरीके से पश्चिमी घाट जो हैं वो पश्चिमी तटीय मैदान को पठारी भाग से अलग करता है। पश्चिमी तटीय मैदानी भाग जो हैं वह महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला हुआ है, और महाराष्ट्र और गोवा का भाग कोंकण का प्रदेश कहलाता है, कोंकण मैदानी प्रदेश कहलाता है, और केरल का भाग मालाबार का तटीय मैदानी प्रदेश कहलाता है। बहुत ही उपजाऊ मैदानी भाग हैं जहाँ पर बहुत तेज गति से आती हुई पश्चिमी घाट से उतरती हुई तेज नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, और नहरों का संगम भी यहाँ पर पाया जाता है। केरल में बहुत सारे सागर का एक भाग जो है वो इस तरीके से, जो तटीय मैदान है वो बहुत जगह टूटा हुआ है, तो सागर का पानी अंदर तक आ जाता है, जिसको बैकवाटर्स कहा जाता है। फिर यदि पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक हैं, तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक ये हम उसको नॉर्थर्न सरकार या उत्तरी सरकार कहते हैं। फिर बाद में नीचे वाला हिस्सा है वो कोरोमंडल का तट कहलाता है। ये पूरा ही इलाका जो तटीय मैदान था एक समय, जो भारत की जो मसाला बनाने की, मसाला उगाने की जो बागवानी खेती थी, जो व्यापार था, उसको यहाँ से मुख्यतः संचालित होता था। ये मसाला उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे और आज भी हैं। इस तरीके से भारत के 4 प्रमुख मुख्य भौगोलिक विभाजन किए जाते हैं। इसके अलावा एक विभाजन के रूप में जो द्वीपीय भाग हैं वह लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो लक्षद्वीप जो हैं वो अरब सागर में हैं, और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं वह बंगाल की खाड़ी में है। इनको भी एक 5वें भौगोलिक विभाजन के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन कई लोग इसको पर्वतीय भागों का ही हिस्सा माना जाता है कि पूरे जो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हैं, बाद में हिमालय जो है वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जैसे हिमालय के हम विस्तार देखें तो एक वो चापाकार हैं जो कि उत्तर में नंगा पर्वत पश्चिमी भाग में वो नंगा पर्वत पर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और वहाँ पर एक गॉर्ज का एक बहुत ही गहरी खाई का निर्माण, घाटी का निर्माण करता है। उसी प्रकार से पूर्वी भाग में भी वो नामचा बरवा के पास में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और फिर वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होते हुए फिर ये म्यांमार में अराकन युमा होते हुए ये फिर सागर में भी फैलाव हो जाता है। और ये माना जाता है कि अंडमान और निकोबार जो हैं वह इन्हीं पर्वत श्रेणियों का ही विस्तार है। लक्षद्वीप जो हैं वो ज़्यादातर प्रवाल भित्तियों से निर्मित हैं। तो इस तरीके से हम भारत के 4 प्रमुख भौगोलिक विभाजन करते हैं। इनमें उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश में महान जो हिमालय प्रदेश हैं वह, उसमें सबसे ऊंची जो चोटियां हैं भारत की वह इसमें पाई जाती हैं। एवरेस्ट भी इसमें पाया जाता है। भारत की जो एवरेस्ट जो है वो विश्व की जो प्रमुख चोटी है, लेकिन वो भारत की नहीं है। भारत की जो प्रमुख चोटी है, सबसे ऊंची चोटी K2 जो है वो काराकोरम में पाई जाती है, वो ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, जो कि हिमालय के उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय हैं, जंस्कार की पहाड़ियाँ हैं और लद्दाख की पहाड़ियाँ हैं। और हिमालय के उत्तर में जो हिस्सा है ये ज़्यादातर बहुत ही बर्फीले तूफान से और ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो कि सूखा प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर मानसून का पहुँच नहीं है। और यहाँ पर साइबेरिया और मध्य एशिया और तिब्बत से ठंडी हवाएं प्रवाहित होती हैं सर्दियों के समय विशेषतः। हिमालय की स्थिति के कारण ही भारत के अंदर ये ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वरना भारत के बीच में से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत को शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जलवायु में और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में बांटती है। लेकिन फिर भी हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत की जो जलवायु है
वह उपोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय हैं, क्योंकि हिमालय इन ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, और यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का उत्तरी भाग जो है वो ठंडा रेगिस्तान के रूप में होता। हिमालय मानसून को भी प्रभावित करता है और मानसून को भी बढ़ावा देता है। मानसून के वर्षा का वितरण को प्रभावित करता है हिमालय। जो वृहद हिमालय हैं या महान हिमालय हैं, वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ पर हैं, और जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वह भी हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम हिमालय में है। मध्य हिमालय में भारत के जो प्रमुख तीर्थ स्थान या धार्मिक स्थान हैं वो स्थित हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, और जो हिल स्टेशंस हैं वह सभी भी मध्य हिमालय में हैं। शिवालिक जो है सबसे दक्षिणतम पर्वतीय भाग हैं हिमालय का, और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पश्चिमी भाग में लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं जिनको दून कहते हैं, और पूर्वी भाग में इनको द्वार कहते हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश जो हैं, इसका विस्तार यदि भारत की बात करें तो पंजाब, राजस्थान से होते हुए ये यूपी, बिहार, हरियाणा से होते हुए बंगाल तक फैला हुआ है, और फिर और पूर्व में जाएंगे तो असम में फैला हुआ है, जहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बाघेलखंड, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, मेघालय का पठार, ये सभी जो हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, विंध्यन पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, महाकाल पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सभी दक्षिण पठारी प्रदेश का भाग कहलाती हैं। फिर कर्नाटक के पठार, तेलंगाना का पठार, ये सभी दक्षिणी जो राज्य हैं वो ज़्यादातर दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आते हैं। केरल मैदानी भाग है, तटीय मैदानी भाग है ज़्यादातर। महाराष्ट्र का ज़्यादातर पूर्वी हिस्सा है वो मैदानी भाग हैं, तटीय मैदानी भाग। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी और तमिलनाडु का हिस्सा भी पूर्वी भाग जो है वह तटीय मैदानी भाग है, और महाराष्ट्र का पश्चिमी तटीय भाग जो है, पश्चिमी भाग जो है वो तटीय मैदान में आता है। तो कोंकण, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये तटीय मैदान में आते हैं। तो ये हमारे मोटा मोटी भारत के भौगोलिक विभाजन है, जिनको विस्तार में हम अगली कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे।